हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। और मैं आज लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए। आपके एग्जाम्स, आपको पता ही है कि क्लास 12th के एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में एक कंप्लीट चेंज देखने को मिला है। अब आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले रिटन क्वेश्चंस होते थे जिसमें आप इजीली कुछ लिख के और एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाते थे, बट अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का मतलब ये है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, तो आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है। और रिटन में आपके लिए हेल्पफुल ये होता था कि आप उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख देते थे चीजों को बढ़ा के, तो उसके बेस पे भी आपको मार्क्स मिल जाते थे। तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस के जितना भी पूरा सिलेबस है आपका एग्जाम बेस्ड, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरा नाम नीलमणि पांडे है और ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का पहला चैप्टर करा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला चैप्टर है, आप देख सकते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आपका ये पहला चैप्टर है। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर 1 इज द कोल्ड वॉर एरा। तो आज के दिन, आज की इस क्लास में हम द कोल्ड वॉर एरा, ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अच्छी बात ये है बच्चों कि इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। और क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझते हैं तो वो काफी इजी हो जाएगा। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पिक किया है, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज which two ideologies were involved in a conflict during the Cold War era? अगर इसमें देखें हम तो कोल्ड वॉर एरा के समय, शीत युद्ध के दौर में, संघर्ष में कौन सी दो विचारधाराएं शामिल थी? सो फर्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्किज्म एंड कैपिटलिज्म, देन कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। हिंदी में अगर देखें तो साम्यवाद और पूंजीवाद, राजतंत्र और पूंजीवाद, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडियोलॉजीज की बात हुई है बच्चों। और जब हम कोल्ड वॉर एरा पढ़ रहे हैं तो कोल्ड वॉर एरा में हम दो सुपर पावर के बारे में बहुत सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा होगा अगर, तो कोल्ड वॉर एरा इज ऑल अबाउट टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम कह सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे देश शामिल थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है। कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत होती है आपकी 1945 में, जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था वहां से। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस लेड बाय यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफीटेड द एक्सिस पावर लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान, एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये दो ग्रुप्स के बीच हुआ था। वो दो ग्रुप्स हम किसको कह सकते हैं? दो अलाइड फोर्स। एक तो हो गया अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में जो देश शामिल है वो है यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और यहाँ पे और भी देश शामिल हैं, जो छोटे देश हैं उसको यहाँ पे नहीं कंसिडर किया गया है। एंड देयर आर मोर कंट्रीज इन अलाइड फोर्सेस ऑल्सो। और इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरा जो उनके अपोजिशन में थी वो थी एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर कौन लीड कर रहा था? जर्मनी, इटली एंड जापान। इस बैटल को अलाइड फोर्सेस ने जीत लिया था। जब अलाइड फोर्सेस ने इस बैटल को जीत लिया तो उसमें दो मेजर कंट्रीज या मोर पावरफुल हम कह सकते हैं, यूएस और सोवियत यूनियन थे। अब सोवियत यूनियन को हम जब तक ये अलग नहीं होता है तब तक एक कंट्री के रूप में ही ट्रीट करते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं ये पूरा पार्ट जो है ये सोवियत यूनियन है। आगे चल के ये सोवियत यूनियन डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है और यहां से मेजर एक कंट्रीज निकलती है, रसिया। ओके, एंड सेकंड जो था पावरफुल कंट्री, वो थे सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध एंड हो गया है, ये दोनों जो पावरफुल कंट्रीज हैं, नेचुरल है घर में जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ दुनिया में भी यही हो रहा था। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ मिला रहे थे। इसी चीज में
The end of Second World War led to the rise of two major centers of power, that is USA and USSR. World sharply divided between the two alliance system. जैसा कि मैंने बताया कि अब ये दो मेजर पावर्स अपने आप को एक दूसरे से पावरफुल दिखाने के लिए अलायंस कर रही थी दूसरे कंट्रीज के साथ. सो देखा जाए तो दुनिया को दो मेजर पावर्स में डिवाइड कर दिया गया था, या दो अलायंस सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया था. उसमें से आपका एक था यूएसए, यहां पे देखिए ये यूएसए, और दूसरा है सोवियत यूनियन. So the Cold War, a global geopolitical and ideological struggle between Western capitalist and Eastern communist. अब यहाँ पे आप नोट करेंगे वेस्टर्न कैपिटलिस्ट, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएसए के साथ जो अलाइड कंट्रीज थी उनको हम वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जो ईस्टर्न यानी कि यूएसएसआर के साथ जो अलाइड कंट्रीज थी उनको हम कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज आर बेस्ड ऑन दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी. सो एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. वैसे तो आपने क्लास 11th में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या. कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which the trade and industry of the economy is owned and controlled by private individuals to make profit. जनरली एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्री एक ऑन की जाती है एक प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा. ठीक है. सो जनरली जो सब कुछ कंट्रोल होता है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है. सो ये यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ और एसोसिएटेड कंट्रीज हैं, ये हमारा इन्हीं को हम वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते थे, और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ अलायंस था इनका. इसी तरह कम्युनिज्म जो होता है, इट रेफर्स टू द सोशल सिस्टम इन विच कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी एंड द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल रिलाइज ऑन हिज एबिलिटी एंड नीड्स. तो कम्युनिस्ट सिस्टम में जनरली क्या होता है कि ये कम्युनिटी द्वारा इस सारी ट्रेड और इंडस्ट्री को शेयर करके चलाया जाता है, कम्युनिटी कंट्रोल करती है, और जिस इंडिविजुअल का जितना शेयर होता है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है. So this is all capitalist and capitalism is all about. So यहां से आप देख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्री के बीच ये एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था. सो कम बैक टू, चलो हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं बच्चों. क्वेश्चन था which two ideologies were involved in a conflict during the Cold War era. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि फिर कौन सी दो आइडियोलॉजीज हैं. अभी हमने पढ़ा कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. I think this is very much clear to all of you. Okay. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which organization came into existence in April 1949? अप्रैल 1949 में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया. अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया? ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन है सीएटो, SEATO, सेंटो, CENTO, या नाटो, या वॉर्सो पैक्ट. आइए अब इसको समझते हैं. अभी हमने देखा कि कैसे दो डिफरेंट पार्ट में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था दो सुपर पावर्स के साथ. मेजर कंट्रीज जो थी वो अलाइड हो गई, एक आपका कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट के पार्ट में. अब उसमें भी काफी चीजें दिखेंगी. अब वो एक दूसरे को सुपर पावर बनाने के लिए, अपने आप को एक दूसरे के सामने साबित करने के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग तौर तरीके अपनाएंगे. अलग अलग टाइप का अलायंस बनेगा, ग्रुप बनेगा. फिर उस ग्रुप में भी हम चीजें देखने को मिलेगा कि क्या डेवलपमेंट होता है. सबसे पहले हम समझते हैं 1949 में. तो देखिए 1949 में आप इस मैप में देखिए, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना 1949 में. हम देखेंगे तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन था ये. ओके, इस मैप में आप देख सकते हैं नाटो के जो मेंबर्स हैं येलो कलर से रिप्रेजेंट हुए हैं. जैसे ब्रिटेन हो गया, पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, पेरिस उसी में आ गया, एंड देयर इज हेग, एंड डेनमार्क इज देयर, नॉर्वे इज देयर, जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी, इटली, स्पेन. ये वो कंट्रीज थी, इनको वेस्टर्न कंट्रीज भी कहा जाता है. ये सब कंट्रीज आपका नाटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी. It was formed in year 1949 and include 12 states और nation. ये 1949 ईयर में 1949 में ये फॉर्म हुआ था. और स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो आज के समय में नाटो में 30 से ज्यादा मेंबर्स हैं. उस समय 12 स्टेट्स ने स्टार्ट किया था इसको. 12 स्टेट कह लीजिए या 12 नेशंस ने.
और एक क्यों बनाया गया था ये नाटो? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक कमिटमेंट था कि अगर कोई भी आर्म्ड अटैक होता है, स्टेट हैड ए कमिटमेंट दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑफ ऑल कंट्रीज। यानी ये सारे देश जो आप देख रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे यूएसए भी ज्वाइन कर लीजिए, वो तो मेजर इसमें है ही, ठीक है। अब ये सारे देश जो हैं, इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा चल रहा है ये, और यहाँ पे अब डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा है। कोल्ड वॉर एरा में यही बताया गया है कि डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा है, एक मेंटल वॉर गेम खेला जा रहा है, जिसमें एक देश अपने आप को सुपर पावर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, जो यूएसए हो गया, और दूसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएसएसआर, वो भी साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सुपर पावर है, और इसके लिए वो दूसरे छोटे छोटे देशों को मिलके अलाइड कर रहा है उसके साथ, ताकि ये सुपर पावर वाला जो गेम है, इसमें जो सबसे ज्यादा जिनका अलायंस होगा, यानी एक तरह से सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, वही अपने आप को सुपर पावर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका ने बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको नाटो का नाम दिया। और ये नाटो क्या कर रहे थे, ये जो देश थे, अगर इनके ऊपर कोई भी बाहरी अटैक होता है तो इनका कमिटमेंट था कि आर्म्ड अटैक होगा अगर किसी भी देश पे, इनमें से इस ग्रुप में जो जुड़े हुए 8 देश थे स्टार्टिंग में, किसी पे भी अगर अटैक किया जाता है तो ये समझ लेंगे कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, और ये एक साथ मिलके उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे। सो इट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न अलायंस। और यही जो नाटो था, इसको ही हम वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं। आप देखते हैं ये यहाँ पे यूरोप में हम देखें तो वेस्टर्न साइड से कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो आपका यूएसएसआर से जुड़े हुए थे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे ब्रिटेन क्या कहते हैं यूएसए के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो वेस्टर्न साइड के कंट्रीज है मोस्टली वो यूएसए के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको वेस्टर्न अलायंस कहा जाता है। इसी तरह जो यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए हैं उनको ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। एंड इसको दूसरा नाम जो है, जैसे कि इनका नाटो है वेस्टर्न अलायंस का, ईस्टर्न अलायंस का नाम है वॉर्सो पैक्ट। अब नेचुरल है कि अगर वहां पे वेस्टर्न अलायंस हो रहा है तो इसके रिस्पांस में यूएसएसआर भी कुछ ना कुछ अलायंस करेगा। जो यूएसएसआर ने अलायंस किया उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। इन्होंने भी कई देश को अपने अलायंस में जोड़ा, एंड इट वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन which is USSR. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's forces in Europe. अगर कहीं से नाटो फोर्सेस के द्वारा अटैक होता है तो फिर उनको काउंटर करने के लिए ही ये वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था। आई थिंक अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों वापस। सो क्वेश्चन था Which organization came into existence in 1949? तो वॉर्सो पैक्ट तो आपका 1955 में हुआ था। 1949 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया एग्जिस्टेंस में? दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय, वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय। अभी मैंने जो पूरा आपको एक्सप्लेन किया, अब ये चीज आपको काफी क्लियर होगा। अभी हमने नाटो वाला देखा, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब हम बहुत ज्यादा क्लियर है इस चीज को लेके कि वेस्टर्न अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा हेड किया जा रहा था। सो वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉर्सो पैक्ट वाज लेड बाय। अब देखिए, जो एक क्वेश्चन था उसी में से कई क्वेश्चन बनके ऐसे आ सकते हैं आपके पेपर एग्जाम में, बिल्कुल। सो वॉर्सो पैक्ट वाज लेड बाय। अब आपको क्लियर हो गया है वॉर्सो पैक्ट क्या था। ये जो वेस्टर्न अलायंस बना था, यानी नाटो जो बना था, उसके अपोजिशन में फिर रसिया ने अपनी एक टीम बनाई थी, उसको वॉर्सो पैक्ट करते हैं, यानी देशों के साथ मिलकर अलायंस बनाया था। तो ये जनरली काउंटर करने के लिए था जो वेस्टर्न अलायंस की फोर्सेस थी उनको। सो इट वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन दैट अपोज्ड नियो कॉलोनियलिज्म वाज, वो पर्सन कौन है जिन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म को अपोज किया? देखिए, ये हैं जिन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म को अपोज किया। अब इनका नाम क्या है आइए समझते हैं। इनका नाम है क्वामे नक्रुमा। मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं, बट इनका नाम है क्वामे नक्रुमा।
और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1909 से 72 तक ये रहे, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे घाना के। अफ्रीकन कंट्रीज है घाना, तो इस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने घाना के 1952-66 में, और इन्होंने कई फ्रीडम मूवमेंट को लेड किया। घाना के अगर हम देखें तो स्ट्रगल चलता रहता है आज भी, तो उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट को लीड करने वाले थे उसमें से ये थे क्वामे नक्रुमा, एडवोकेटेड द कॉज ऑफ सोशलिज्म एंड अफ्रीकन यूनिटी। इन्होंने जो सोशलिज्म और अफ्रीकन यूनिटी की बात कही, इन्होंने वो बताया कि कैसे सोशलिज्म और अफ्रीकन यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, उस चीज को इन्होंने लीड किया। और इन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म जो है, नए तरीके की जो कॉलोनियलिज्म हो रही थी उसको इन्होंने अपोज किया, एंड रिमूव्ड इन ए मिलिट्री कूप। इनको फाइनली प्रेसिडेंट जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो एक मिलिट्री कूप के द्वारा इनको हटा दिया गया उस पद से, एंड वन ऑफ द फाउंडर फिगर्स ऑफ द न्यू अलाइंड मूवमेंट। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक में, NAM न्यू नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉट न्यू, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो चीज देखेंगे। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें से कौन है जिन्होंने अपोज किया था नियो कॉलोनियलिज्म को। सो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, और यहाँ ऑप्शन में अब आप देख सकते हैं नियो कॉलोनियलिज्म को, यानी कि उपनिवेशवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति था, वो थे क्वामे नक्रुमा। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज। वो एक आइलैंड कंट्री जिसने डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड सोवियत यूनियन से रिसीव किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो पूरा चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, इट इज ऑल अबाउट USSR एंड USA। तो इनके बीच स्ट्रगल चल रहा था और कई माइंड गेम चल रहे थे कि ये ऐसा युद्ध नहीं था जहां पे आप डायरेक्टली वेपन के थ्रू अटैक कर रहे हो। कोई ऐसा अटैक देखने को नहीं मिला है। सबको पता था कि अगर ऐसा अटैक होता है तो दोनों देशों को काफी हानि होगी, और वो चीज बियर नहीं कर पाएंगे दोनों कंट्रीज, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास वेपन्स हैं, और वो चीज फिर बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये अब वॉर, कोल्ड वॉर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होता है। सो उन्होंने यही चीज डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर अलग तरीके से लॉजिकली उन्होंने देखा कि हम किस किस तरीके से सुपर पावर होने के लिए एक देश दूसरे देश को क्या क्या तरीका अपना सकता है। तो उसी ने USSR ने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट, इस मैप में आप देखिए यहाँ पे है क्यूबा, तो यहाँ पे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन USSR ने अपना बनाने की कोशिश की। अब आप देखेंगे क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन। ये क्यूबा जो है ये सोवियत, एक तरह से स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अगर कभी अटैक करना हो तो यहाँ से मिसाइल आराम से अटैक कर सकती है यूनाइटेड स्टेट्स पे। सो ये एक सोवियत यूनियन जो था उसका अलाई था। इट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। तो USSR जो था वो क्यूबा को फाइनेंशियल एड और डिप्लोमेटिक एड जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। ये लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन थे और इन्होंने डिसाइड किया टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। रशियन बेस एक मिलिट्री बेस के रूप में हम क्यूबा को यूज करेंगे, और डिप्लोमेटिकली अगर कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है तो एक हमेशा माइंड गेम खेलते रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, हम उस रीजन में हैं। तो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि वो आइलैंड कंट्री कौन सी है जो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड सोवियत यूनियन से हमेशा रिसीव करती थी। सो द राइट आंसर इज क्यूबा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो? सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है द सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल टैली ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय कार्य संगठन, केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय टैली ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय टीम संगठन। तो आंसर देने से पहले हम समझते हैं कि ये सेंटो है क्या। आइए, ओके। इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वर
Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculation of the smaller states. अब देखा जाए तो जितने भी इंटरनेशनल अलायंसेस थे वो सब कंट्रोल किए जाते थे सुपर पावर्स के द्वारा, और ये सुपर पावर्स हमेशा कैलकुलेशन में रखते थे कि कितने स्मॉलर स्टेट्स को इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। जितने स्मॉलर स्टेट्स ये जोड़े रहेंगे इतना पावरफुल वो इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो यूरोप बिकम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। अभी आपने मैप में देखा था, आपको मैं मैप दिखा दूं, ये देखिए इस मैप में ये जो पूरा रीजन है यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 भी पूरा चला था। अगर इसमें जापान को और इंक्लूड कर लें और प्लस कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हम इंक्लूड कर लें तो ये सबसे एक मेन रीजन था कॉन्फ्लिक्ट का, जहां पे सबसे ज्यादा मतलब यूएसए और यूएसएसआर हमेशा यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक वॉर जैसा बना रहता है। और कुछ कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे यूरोप की कुछ कंट्रीज यूएसए के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन हमेशा रहता है। तो यहीं पे हम कह रहे हैं कि यूरोप बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप आपने देखा, यूरोप के दो, अगर मान लीजिए ये यूरोप है तो ये वाला पार्ट जो था ईस्टर्न यूरोप, इसमें पूरा सोवियत यूनियन इसको अपने साथ इन्फ्लुएंस करके अपने साथ बनाया हुआ था। And it is backed by the very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that the eastern half of Europe remained with its sphere of influence. तो यूएसएसआर क्या करता था, जितनी भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उनमें अपनी आर्मीज को रखा हुआ था, सो दैट ये चीज हमेशा एक इंश्योरिटी बनी रहे कि ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में है हर टाइम, यानी वो कंट्रीज उनके साथ जुड़ी रहे। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में अगर हम बात करें, बाकी जो बचा हुआ है ईस्टर्न यूरोप को छोड़ के जो बाकी पार्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट भी हो गया या वेस्ट एशिया का मिडल ईस्ट का पार्ट हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द सोवियत ईस्ट एशियन ट्रीटी। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ने, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि ईस्टर्न यूरोप तो पूरा यूएसएसआर ने अपने साथ अलायंस बना लिया है उसके साथ, तो उन्होंने देखा कि अब हमें जरूरत है कि जितने भी एशिया वाले रीजन है उसमें हम वहां पे पहुंचे, और ये पूरी बैटल यही चल रही है कि किसके साथ कितने देश जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितने कंट्रीज एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन उतना पावरफुल होगा। तो ये चांस ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही अमेरिका ने देखा कि ऐसा चांस है, तो उन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, इन्होंने तुरंत यहाँ पे अपने अलायंस सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। और उस अलायंस सिस्टम में दो चीजें निकल के आई, एक था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सीटो कहते हैं, और दूसरा था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंटो कहा जाता है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। ये यूएसए द्वारा एक अलायंस सिस्टम था, कहां पे, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में। ओके, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे यही पूछा गया था कि सेंटो का फुल फॉर्म क्या है। सो सेंटो का फुल फॉर्म है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। इनमें से कौन नेटो का एक मेंबर नहीं है? यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, नन ऑफ दीज। ओके, अभी मैं जब आपको यहां पे शो कर रहा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस मैप में देख सकते हैं नाटो के मेंबर्स येलो कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पे आप फ्रांस भी देख सकते हो, साथ में पोर्तुगल है, स्पेन भी है, इटली भी है। सो अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, अगर हम ऑप्शन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, तो यहाँ पे ऑप्शन में है यूएसए। यूएसए तो मेन कंट्री हो गया अगर हम कहें तो, जिन्होंने ये अलायंस बनाया है। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड भी करेक्ट है, फ्रांस भी करेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। तो ये सब मेंबर हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है नन ऑफ दीज। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हम नाटो को थोड़ा समझ भी लेते हैं बच्चों।
नाटो अगर देखा जाए तो इट हैज एडेड न्यू मेंबर्स 8 टाइम्स सिंस इट्स फाउंडेशन, यानी उस समय से अभी नए मेंबर्स और जोड़ दिए गए हैं। पहले तो 8 थे स्टार्टिंग में, 8 टाइम्स नहीं कहेंगे एक तरह से, लेकिन अब जो हम देखें तो 1949 से इस समय करंट में ये 30 मेंबर्स हो गए हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ये इतना नेसेसरी नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि 30 मेंबर्स इस समय कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि बुक में तो फिक्स चीजें हैं। तो उस समय करेंटली जब नाटो फॉर्मेशन हुआ था तो ये 8 कंट्रीज ने मिलके किया था, टाइम्स नहीं, 8 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। ओके जस्ट अ सेकेंड, नॉट 8 कंट्रीज, थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट कर लीजिए, 8 कंट्रीज नहीं 12 कंट्रीज ने, नाटो फॉर्मेशन 12 कंट्रीज द्वारा हुआ था विच टुक पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ नाटो। वो 12 कंट्रीज के नाम आपसे हो सकता है ऑप्शन में वो 12 कंट्रीज के नाम दे दे और फिर पूछा जाए तो ऑप्शन में है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे कंट्रीज जो फॉर्मेशन था नाटो का उसमें स्टार्टिंग में ये सारे कंट्रीज अलायंस में जुड़े हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्शल प्लान इज ऑल्सो नोन एज, मार्शल प्लान क्या है, इसको और क्या कहा जाता है, मार्शल प्लान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए पहले समझते हैं कि क्या है ये। The Marshall Plan was a US sponsored program that was implemented following the end of World War II. अब जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था तो आपको पता है एक वॉश डिवास्टेशन हुआ था जहां पे प्रॉपर्टी और लाइफ के फॉर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को। तो उनकी रिकवरी की बहुत ज्यादा एक तरह से जरूरत थी। वो रिकवरी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले यूएस ने वो चीज स्पॉन्सर की, एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को ही उन्होंने नाम दिया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्यों कहा गया स्पेशली, क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाले थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल। तो उन्होंने ये प्लान इंप्लीमेंट किया था, दैट्स व्हाई उनके नाम से इसका नाम पड़ गया मार्शल प्लान। So it was intended to aid European countries that had been destroyed as a result of the war. वॉर में जो यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी उनको एक एड रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये मार्शल प्लान स्टार्ट किया गया था और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको मार्शल प्लान कहा जाता है। उन्होंने ही इसको एड्रेस किया और वहां पे अनाउंस किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1947 में कि हम मार्शल प्लान लेके आएंगे। वापस आते हैं नाउ, अब वो रिकवरी के लिए था तो उसमें तो हमें नहीं मिला क्लियर, लेकिन अब हम यहां से समझ सकते हैं कि मार्शल प्लान इज अबाउट यूरोपियन इकोनॉमिक प्लान, नो यूरोपियन रिकवरी प्लान। तो कई बच्चे इकोनॉमिक प्लान भी करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक बेस्ड तो था ही वो प्लान इकोनॉमिक को कंप्लीट करने के लिए, बट देखा जाए तो वो रिकवरी के लिए था। सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, इसलिए हम यूरोपियन रिकवरी प्लान क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, द बर्लिन ब्लॉकेड हैपेंड इन, व्हाट इज दिस बर्लिन ब्लॉकेड? बर्लिन ब्लॉकेड कब हुआ था वो ईयर्स जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बर्लिन ब्लॉकेड है क्या। अच्छा, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, रशियंस कट पावर सप्लाई टू वेस्टर्न बर्लिन, कोल एंड फूड ट्रेन्स स्टॉप्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से प्रोटेस्ट टाइप का दिख रहा है। सो बर्लिन ब्लॉकेड जनरली क्या था, इट वॉज स्टार्टेड इन जून 24, 1948 और ये मई 12, 1949 तक ये चीज चला। ब्लॉकेड वर्ड से आप समझ सकते हैं कोई चीज रोक देना। सो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के में बहुत सारे मेजर क्राइसिस हुए, उसमें से पहला मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस था ये। ड्यूरिंग द मल्टीनेशनल ऑक्यूपेशन ऑफ पोस्ट, जब ये सारे एक दूसरे से देश के साथ अलायंस कर रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी, द सोवियत यूनियन ब्लॉक द वेस्टर्न अलाइज रेलवे रोड एंड कैनाल एक्सेस टू द सेक्शन ऑफ द बर्लिन अंडर वेस्टर्न कंट्रोल। देखिए, मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर ड्यूरिंग द मल्टीनेशनल ऑक्यूपेशन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी, द सोवियत यूनियन। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसके बाद सोवियत यूनियन ने वेस्टर्न अलाइज करके ये जितने भी वेस्टर्न अलाइज से रिलेटेड थी वहां पे रेलवे, रोड, कैनाल जो भी इनका एक्सेस था वो एक बर्लिन के पास बॉर्डर बना के उसको ब्लॉक कर दिया गया था।
और ये सोवियत यूनियन ने ट्राई किया था कि ये सारी चीजें ब्लॉक हो जाए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ताकि वेस्टर्न अलाइज की जो कंट्री है उनको ये चीज प्रोवाइड ना हो, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस कि हमने पूछा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज स्टार्टेड इन जून 24, 1948। सो ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है 1948, तो 1948 आपका करेक्ट आंसर है। सो बच्चों ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम बाकी जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस है वो करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट बाकी बचे हुए हैं उन 10 क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।